ग्रामस्की। ग्रामस्की इटली से 1891 से 1936 20वीं शताब्दी का विचारक। ग्रामस्की इटली के हैं। अक्टूबर 1917 की क्रांति, दूसरा साम्यवादी, तीसरा लेनिन, चौथा बोल्शेविक क्रांति, फांसीवादी मुसोलिनी, इटली में सत्ता पर नियंत्रण, 1930 का दशक, आर्थिक मंदी, पूंजीवाद का संकट, साम्यवादी नेता, प्रिजन्स नोटबुक। इटली में क्रांति की रणनीति, रूढ़िवादी, मार्क्सवादी। लेनिन फर्स्ट में इम्पेरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, दूसरा वित्तीय पूंजीवाद। इंग्लैंड रूस, भारत, यूएसए, इंग्लैंड, अफ्रीका। इंग्लैंड पूंजीवाद की मजबूत करी, रूस कमजोर करी है। रूढ़िवादी मार्क्सवादी में फर्स्ट में प्लेखानोव, दूसरा काटस्की, तीसरा पूंजीवादी क्रांति या बुर्जुआवादी क्रांति के बाद ही साम्यवादी क्रांति आएगी। पूंजीवाद का निवास इंग्लैंड, हॉलैंड, यूएसए। बोल्शेविक क्रांति लेनिन और ग्रामस्की, इटली के हैं ग्रामस्की ने रूस की बोल्शेविक क्रांति को एक नए युग का सवेरा कहा, जिसके द्वारा पहली बार साम्यवादी क्रांति का आधार रखा गया था। और ये बोल्शेविक क्रांति हिंसक क्रांति थी, जहां साम्यवादी दल के द्वारा हिंसात्मक रूप में राज्य और सरकार पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया, क्योंकि रूस में समाज सामंतवादी था, पिछड़ा था, जहां नागरिक समाज का विकास नहीं था। दूसरा मार्क्सवादियों ने समूचे विश्व के लिए बोल्शेविक क्रांति को ही एकमात्र साधन माना, जिसका प्रयोग करके साम्यवादी शासन स्थापित किया जा सकता है। ग्रामस्की पहले मार्क्सवादी विचारक है जिन्होंने रूसी क्रांति के प्रशंसा के बावजूद ये कहा कि बोल्शेविक क्रांति का तरीका इटली के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि इटली औद्योगिक और पूंजीवादी राष्ट्र है, जहां नागरिक समाज का प्रभावी विकास है और लोकतांत्रिक शासन भी स्थापित हो चुका है। ग्रामस्की ने कहा कि पूंजीवाद के यूरोप में प्रभावी होने के कारण उसकी दमनात्मक शक्ति नहीं है, क्योंकि मार्क्सवादी चिंतन की मूल मान्यता है कि पूंजीपतियों का नियंत्रण अर्थव्यवस्था पर होता है, और जिसका नियंत्रण अर्थव्यवस्था पर होता है उसी का नियंत्रण राज्य सरकार पर होता है। और यहाँ राज्य सरकार का अभिप्राय पुलिस और सेना है। इसके विपरीत ग्रामस्की ने लिखा कि पूंजीवादी देशों में राज्य ने वैचारिक माध्यमों से आम जनता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। राज्य के द्वारा लोगों पर बल का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि ग्रामस्की ने कहा राज्य में बाध्यकारी पुलिस सेना दमन के लिए, वैचारिक में शिक्षा से, स्वास्थ्य से, कल्याणकारी सुविधा से, सांस्कृतिक माध्यमों के द्वारा, फिल्मों के माध्यम से। ग्रामस्की का यह विचार यह प्रदर्शित करता है कि राज्य और सरकार की व्याख्या के लिए आर्थिक तत्वों की समझ या आर्थिक तत्वों का महत्व पर्याप्त नहीं है। ग्रामस्की का विचार इटली के विचार क्रोन्से से और मैकियावेली से प्रभावित है। क्रोन्सो को इटली का हीगल कहा जाता है, जिसने कहा समाज इतिहास की समझ के लिए धर्म, संस्कृति, विचारधारा का केंद्रीय महत्व होता है। और मैकियावेली ने कहा कि इटली की एकता के लिए राजनीतिक कारक ही पर्याप्त हैं। ग्रामस्की का नागरिक समाज। फर्स्ट, मार्क्स ने नागरिक समाज को राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में चित्रित किया, और इसीलिए मार्क्स का नागरिक समाज उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंध का ही पर्याय है, जबकि ग्रामस्की ने नागरिक समाज को केंद्रीय महत्व देते हुए इसे परिवार, चर्च, मीडिया, विद्यालय, विश्वविद्यालय के रूप में चित्रित किया। ग्रामस्की ने कहा कि यूरोप में पूंजीवाद के बने रहने का सबसे बड़ा कारण पूंजीवादी व्यवस्था का नागरिक समाज पर स्थापित आधिपत्य हेजिमनी है। प्रभुत्व मतलब डोमिनेशन। लेनिन, प्रभुत्व, डोमिनेशन। आधिपत्य नागरिक समाज की सहमति से स्थापित किया जाता है, क्योंकि
पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा पूंजीवादी विचारधारा अथवा पूंजीवाद संस्कृति का विस्तार किया गया, जिसके लिए परिवार, विद्यालय, विश्वविद्यालय, मीडिया जैसे नागरिक समाज के उपकरणों का प्रयोग किया गया। इसीलिए अधिपत्य प्रभुत्व से अलग है। और ग्रामस्की ने कहा कि रूसी क्रांति हिंसक थी, जिसमें साम्यवादी दल के द्वारा राज्य सरकार पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया गया, जबकि ग्रामस्की ने कहा कि साम्यवादी क्रांति के लिए पूंजीवादी विचारधारा, संस्कृति और अधिपत्य को प्रतिस्थापित करने के लिए एक नवीन साम्यवादी संस्कृति का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए साम्यवादी नागरिक समाज का उपयोग किया जाएगा, जिसे ग्रामस्की ने काउंटर हेजेमनी प्रति अधिपत्य कहा। ग्रामस्की ने माना कि पूंजीवादी राज्य शोषणकारी ही होगा, पूंजीवादी राज्य दमनकारी होता है, परंतु उसने कहा कि राज्य के द्वारा प्राथमिक रूप में हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि राज्य अपने अधिपत्य को बनाए रखने के लिए वैचारिक माध्यमों का प्रयोग ज़्यादा करता है, और राज्य हिंसा उसी परिस्थिति में करेगा जब उसके अस्तित्व पर संकट हो। और ग्रामस्की ने कहा कि पूंजीवाद के संकट के ही कारण है मुसोलिनी शासन सत्ता में आया, क्योंकि पूंजीवाद के विघटित होने का संकट उत्पन्न हो गया था। ग्रामस्की ने कहा कि पूंजीवादी राज्य शासन के लिए दो माध्यमों का प्रयोग करता है, एक में पुलिस और सेना जैसी बाध्यकारी और बलमूलक संस्थाएं, दूसरा नागरिक समाज के संस्थाएं का प्रयोग, जिसके द्वारा पूंजीवादी राज्य आम जनता से सहमति प्राप्त कर लेता है। ग्रामस्की के इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी। फर्स्ट में ग्रामस्की एक नव मार्क्सवादी विचारक है, इसीलिए उसने मार्क्स की भौतिकवादी वैज्ञानिक व्याख्या को स्वीकार नहीं किया। इसका यह स्पष्ट अभिप्राय है कि समाज और इतिहास के परिवर्तन में भौतिक परिस्थितियों से ज़्यादा महत्व विचार और चेतना का महत्व होता है। इसी विचार और चेतना के प्रसार का कार्य बुद्धिजीवी करते हैं। बुद्धिजीवी दो प्रकार के होते हैं, ग्रामस्की ने माना। फर्स्ट, परंपरागत बुद्धिजीवी ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल, दूसरा संगठित बुद्धिजीवी ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। परंपरागत बुद्धिजीवी व्यवस्था के साथ होते हैं और व्यवस्था का समर्थन करते हैं, जबकि संगठित बुद्धिजीवी इटली की कम्युनिस्ट पार्टी है। इसीलिए ग्रामस्की ने इटली के साम्यवादी दल को न्यू प्रिंस कहा, क्योंकि वह मैकियावेली से अत्यधिक प्रभावित था। उसने कहा कि बुद्धिजीवी मौलिक होते हैं जो मूल विचारों का प्रतिपादन करते हैं, जिसे मार्क्स, जबकि अध्यापक और कवि जैसे लोग द्वितीय बुद्धिजीवी होते हैं जो इन विचारों का प्रचार करते हैं। इन बुद्धिजीवियों का मूल दायित्व पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति करना है, जिसके लिए यह नागरिक समाज में अधिपत्य स्थापित करना होगा, और वे व्यक्ति जो पूंजीवादी व्यवस्था के साथ नहीं हैं उन्हें अपने साथ लेना होगा। इसीलिए ग्रामस्की ने सैन्य भाषा की शब्दावली का प्रयोग करते हुए स्थितियों का युद्ध और गतिशील युद्ध का उल्लेख किया। उसने रूस के साम्यवादी क्रांति को गतिशील युद्ध का नाम दिया, जबकि इटली में क्रांति के लिए उसने स्थितियों को युद्ध का समर्थन किया। इसीलिए ग्रामस्की के लिए क्रांति कोई घटना नहीं है, अपितु निरंतर और सतत चलने वाली एक प्रतिक्रिया है। ग्रामस्की के इन्हीं विचारों को आधार बनाकर रॉबर्ट कॉक्स ने समकालीन पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण किया है, जिसे भूमंडलीकरण कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि भूमंडलीकरण के द्वारा विचार कॉमन सेंस पैदा किया गया है कि यह सभी के लिए लाभदायी है। यही पूंजीवाद का अधिपत्य है, क्योंकि पूंजीवाद केवल पूंजीपतियों के लिए लाभदायी है। मैकियावेली में राज्य स्वायत्तपूर्ण है। मार्क्स अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, पूर्ण है। ग्रामस्की राज्य सापेक्षिक रूप में स्वायत्त राज्य, दूसरा राज्य को प्रभावित करने वाले अनेक तत्व, तीसरा अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति, इतिहास, विचारधारा। ग्रामस्की के राज्य के सापेक्ष स्वायत्त का विचार, रिलेटिव ऑटोनॉमी। फर्स्ट, यह उल्लेखनीय है कि ग्रामस्की इटली का विचारक था, शासन लोकतांत्रिक था, और वह इस घटना का गवाह था कि मुसोलिनी के द्वारा राष्ट्रवाद का विचार फैलाकर राज्य और सरकार पर नियंत्रण कर लिया, जिसका यह अभिप्राय है कि राज्य के केवल भौतिकवादी आर्थिक
व्याख्या पर्याप्त नहीं है, अपितु राज्य को समझने के लिए इतिहास, संस्कृति, विचारधारा का समानांतर महत्व है। पूंजीवादी राज्य शोषणकारी होता है। इसके बावजूद पूंजीवादी राज्य के द्वारा कल्याणकारी राज्य का विचार पैदा किया गया, जिसके माध्यम से नागरिक समाज ने स्वाभाविक रूप में पूंजीवादी राज्य का समर्थन कर दिया। मार्क्सवादी होने के कारण उसने यह माना कि राज्य के निर्धारण में अर्थव्यवस्था का महत्व है, परंतु नागरिक समाज का महत्व उससे ज़्यादा है। यह उल्लेखनीय है कि ग्रामस्की के विचार मार्क्स द्वारा लिखे गए लुईस बोनापार्ट के 18th बर्मेयर ऑफ लुईस बोनापार्ट में भी दिखाई देता है, जिसमें जब मार्क्स ने माना कि लुईस बोनापार्ट ने शासन सत्ता पर नियंत्रण कर लिया जबकि उसका अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण नहीं था। राज्य की वैचारिक व्याख्या तालिबानियों के द्वारा अफगानिस्तान की सत्ता पर नियंत्रण देखा जा सकता है। ग्रामस्की ने कहा, जब साम्यवाद का वैचारिक आधिपत्य स्थापित हो जाएगा तो राज्य समाज में विलीन हो जाएगा, जिससे उसने ग्रामस्की ने ऐतिहासिक घटना हिस्टोरिकल ब्लॉक कहा। हन्ना अरेंट महिला विचारक हैं। हन्ना अरेंट 1906 से 1975। हन्ना अरेंट में जर्मनी 1930 में हिटलर जर्मनी छोड़कर भागना पड़ा और द्वितीय विश्व युद्ध में फांसीवाद, मार्क्सवाद, सर्वाधिकारवाद, टोटलिटेरियन में शोषण का सबसे भयंकर रूप है। अमेरिका में शहरीकृत औद्योगिकृत कार्ल जैस्पर मार्टिन हाइडेगर, यूनानी युग अरस्तु 20वीं शताब्दी के विचारक हैं। हन्ना अरेंट के मानवीय स्वतंत्रता का विचार। हन्ना अरेंट कार्ल जैस्पर मार्टिन हाइडेगर जैसे अस्तित्ववादी एक्जिस्टेंशलिज्म विचारकों से अत्यधिक प्रभावित हैं, जिनका तर्क है कि मानव का अस्तित्व है, वस्तु का नहीं, क्योंकि मानव में अपने अस्तित्व की चेतना होती है। और इन्हीं से प्रभावित होते हुए हन्ना अरेंट ने कहा कि प्लेटो जैसे विचारकों ने व्यक्ति को वस्तु के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया और इसी प्रवृत्ति को मुसोलिनी और हिटलर जैसी फांसीवादी शासकों ने दोहरा दिया, जहाँ स्वतंत्रता का विनाश हो गया। दूसरा, हॉब्स जैसे विचारकों के द्वारा मानव को वस्तु के रूप में समझने का प्रयास किया गया, जबकि हन्ना अरेंट का तर्क है कि मानव होने का अर्थ जीवन को जी कर समझा जा सकता है, क्योंकि इसका कोई वस्तुनिष्ठ और निश्चित अर्थ ही नहीं है और इसी के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। हन्ना अरेंट एक और प्लेटो के विचार की कड़ी आलोचक है तो दूसरी ओर अरस्तु के विचारों से अत्यधिक प्रभावित भी है। इसीलिए उन्होंने स्वीकार किया कि वास्तविक मानवीय स्वतंत्रता नैतिक जीवन यापन में है, केवल भौतिक पदार्थ के उपभोग मात्र में नहीं है। मानवीय स्वतंत्रता मानव की वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा वह निरंतर अपने ही रिकॉर्ड को बेहतर करता है। इसीलिए अरस्तु से प्रभावित होने के बावजूद उन्होंने दास प्रथा को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा, वास्तविक मानवीय स्वतंत्रता सामुदायिक जीवन में योगदान देना है अथवा सामुदायिक भलाई के लिए कार्य करना है। प्लेटो सर्वाधिकारवाद के पिता के रूप में हन्ना अरेंट पूछते हैं। फर्स्ट, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य का विचार दिया और आदर्श राज्य में एकता और सामाजिक न्याय को सर्वाधिकार महत्व दिया और इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों का एक निश्चित स्वभाव भी निश्चित कर दिया। इसीलिए व्यक्ति को वस्तु जैसा चित्रित किया या वस्तु जैसा मान लिया, परिणाम स्वरूप व्यक्ति राज्य के प्रभाव में वैसे विलीन हो गए जैसे बूंदें समुद्र में विलीन हो जाती हैं। हन्ना अरेंट का विचार सर्वाधिकारवादी के उत्पीड़न की निजी कहानी है। उन्होंने कहा कि फांसीवादियों ने भी राज्य को महिमा मंडित किया और राज्य के आदर्श और उद्देश्य को बनाए रखने हेतु व्यक्ति से अनुशासन, आज्ञा पालन और कर्तव्य पालन की अपेक्षा की गई और राज्य के इस महिमा मंडन के कारण व्यक्ति राज्य का दास बन गया और उसकी स्वतंत्रता विलीन हो गई। फांसीवादियों ने राज्य को नैतिक रूप में सर्वश्रेष्ठ संगठन मान लिया, जैसा कि प्लेटो का विचार है।
जिसका अभिप्राय है कि राज्य की आज्ञा कभी त्रुटिपूर्ण नहीं हो सकती, अपितु राज्य की आज्ञा पालन ही व्यक्ति के जीवन की मूल उपलब्धि है। जबकि उन्होंने अपनी किताब ऑन ह्यूमन कंडीशन में लिखते हुए कहा कि व्यक्ति के जीवन की 3 व्यवहारिक गतिविधियां हैं। एक्शन में राजनीतिक कार्य या सामुदायिक कार्य, पब्लिक लाइफ, वर्क में पेंटिंग, ताजमहल, निजी लेबर, चाय, ब्रेड, अपनी भौतिक आवश्यकता को पूर्ण करना। उन्होंने फांसीवादियों को जोरदार आलोचना की और मार्क्सवादियों को भी पूर्णतः अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इन दोनों के द्वारा मानवीय जीवन के भौतिक पक्ष को प्राथमिक बना दिया गया, जबकि वास्तविक रूप में राजनीतिक कार्यों में एक्शन में भागीदारी व्यक्ति का सामुदायिक जीवन ही व्यक्ति के जीवन के सर्वश्रेष्ठ कार्य हैं। स्टालिन ने नागरिकों के जीवन को केवल कपड़ा, रोटी, मकान तक सीमित कर दिया, जबकि फांसीवादी भी यही नारा देते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा और घर प्राप्त होगा। हन्ना आरेंट ने शहरीकरण और आधुनिकीकरण की कड़ी आलोचना की है, जिसके द्वारा राजनीतिक जीवन या सार्वजनिक जीवन निजी जीवन से द्वितीयक बन गया, जो आज चीन और रूस जैसे देशों में देखा जा सकता है, जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद चीन के आर्थिक विकास को महिमामंडित किया जाता है। सर्वाधिकारवाद की विशेषता, ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, बुक बाय हन्ना आरेंट। इससे पहले पूर्ण शर्तावाद, निरंकुश शासन, अधिनायकवाद, तानाशाही शासन, डिक्टेटरशिप। सर्वाधिकारवाद की विशेषता, फर्स्ट, सर्वाधिकारवादी शासन 20वीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ, जो सोवियत संघ में स्टालिन तथा जर्मनी और इटली में फांसीवादियों के रूप में देखा गया, जहां राज्य के द्वारा संगठित हिंसा का प्रयोग किया गया। राज्य के द्वारा व्यक्ति के मन में आतंक पैदा करने का प्रयास किया गया, जिससे राज्य जैसे पृथक सोच और विचार का विनाश कर दिया जाए। इसीलिए सर्वाधिकारवादी व्यक्ति का नहीं, अपितु व्यक्तित्व, प्राइवेसी का विनाश करना चाहते थे, जिससे मुसोलिनी और हिटलर के विचार को कोई चुनौती न दे सके, जो आधुनिक रूप में चीन में दिखाई देता है, जहां शी जिनपिंग की आवाज़ ही समूची चीन की आवाज़ मानी जाती है, और उत्तर कोरिया में जहां किम इल जुंग के समक्ष किसी भी व्यक्ति का महत्व नहीं है। हन्ना आरेंट ने कहा कि सर्वाधिकारवादी शासन में राज्य और नागरिक रूप समाज के बीच का विभाजन समाप्त हो जाता है। राज्य का आश्रय पुलिस, प्रशासन और सेना से है, जबकि नागरिक समाज में विद्यालय, विश्वविद्यालय, मीडिया और फिल्म को शामिल किया जाता है। सर्वाधिकारवाद में राज्य मीडिया, विश्वविद्यालय, फिल्म सभी पर नियंत्रण कर लेता है और नागरिक समाज की संस्थाओं से अपेक्षा करता है कि वे राज्य के पिछलग्गू बन जाए और राज्य का अनुसरण करना आरंभ कर दे। सर्वाधिकारवादी शासन में राज्य के बजाय राष्ट्र को महिमामंडित करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि राज्य का अभिप्राय सरकार के प्रशासनिक ढांचे से है, जो समाज को संचालित करने के लिए आवश्यक है, परंतु राष्ट्र का विकास मनोवैज्ञानिक है, भावनात्मक है और यह तार्किक भी नहीं है, क्योंकि प्रजाति भाषा पर आधारित होता है। परंतु सर्वाधिकारवादी राष्ट्र की महानता की मिथ्या धारणा वर्णित करती है, जिससे राष्ट्र को एक महामानव के रूप में चित्रित किया जाता है, जिससे अल्पसंख्या को विनाश सुनिश्चित है, क्योंकि हिटलर के द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रवाद के विचार के कारण ही यहूदियों का सर्वनाश किया गया। हन्ना आरेंट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सर्वाधिकारवाद पहले प्रचलित तानाशाही शासनों के अन्य के रूप से भिन्न है, क्योंकि अन्य तानाशाही शासनों के द्वारा व्यक्ति के केवल राजनीतिक जीवन को नियंत्रित किया गया, जबकि सर्वाधिकारवाद ने व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों पर नियंत्रण कर लिया। अनेक अनुसार सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति का मूल कारण प्लेटो जैसे दार्शनिकों के विचार हैं, तथा आधुनिकता के वर्तमान दौर में आधुनिक और भौतिक जीवन को की बढ़ती प्राथमिकता है।
सहभागी लोकतंत्र का विचार। हन्ना आरेंट ने यूनानी युग के राजनीति की प्राथमिकता दी, इसीलिए व्यक्तियों के शासन में सक्रिय सहभागिता को लोकतंत्र का मर्म कहा, जबकि आधुनिक दौर में लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित होता जा रहा है। उनकी राजनीति मैकियावेली और हॉब्स की भांति नहीं है, अपितु गांधी के विचारों की निकट दिखाई देती है, क्योंकि राजनीति शक्ति और सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं है, अपितु लोक कल्याण का मार्ग है। उन्होंने अमेरिकी लोकतंत्र की खामियां बताई, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक दल और नौकरशाही का प्रभाव बढ़ रहा है और जनता की सक्रिय सहभागिता कम हो रही है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा भौतिक जीवन को ही प्राथमिकता दी जा रही है। उनके लिए लोकतंत्र बहुमत के शासन का नाम नहीं है, अपितु आम सहमति का पर्याय है, और व्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र में ही संभव है। और यह उल्लेखनीय है कि व्यक्ति को प्राथमिक मानने के साथ व्यक्ति को सामाजिक प्राणी मानती थी। हन्ना आरेंट की क्रांति का विचार। हन्ना आरेंट का समूचा विचार मानव जीवन की इन 3 गतिविधियों पर आधारित है। इसीलिए उन्होंने कहा कि अमेरिकी क्रांति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह स्वतंत्रता के लिए की गई जो एक्शन का क्षेत्र है, इसीलिए यह क्रांति सफल रही। जबकि फ्रांसीसी क्रांति को उन्होंने असफल क्रांति माना, क्योंकि यह भौतिक आवश्यकताओं के लिए की गई थी। इसीलिए फ्रांसीसी क्रांति वर्क और लेबर की श्रेणी में आती है, और यह स्वतंत्रता नहीं अपितु आवश्यकता की परिणाम थी। इसीलिए फ्रांसीसी क्रांति के बाद पुनः तानाशाही स्थापित हो गई। इस विचार से उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सोवियत साम्यवादी क्रांति भी विफल हुई, क्योंकि लेनिन ने भूमि, ब्रेड और शांति का नारा दिया था। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद उनकी यह मान्यता प्रमाणित हुई कि जो क्रांति आवश्यकता के लिए होती है वह सफल नहीं होती। पॉलिटिकल थ्योरी। उदारवाद। पॉलिटिकल थ्योरी में उदारवाद लिबरलिज्म। पृष्ठभूमि कॉन्टेक्स्ट में यूरोपियन, फर्स्ट में जेम्स प्रथम, दूसरा रॉबर्ट फिल्मर, पैट्रियार्का और विकास। शास्त्रीय उदारवाद। क्लासिकल लिबरलिज्म में व्यक्तिवाद, संविधानवाद, तार्किक नकारात्मक राज्य या पुलिस राज्य या पूंजीवाद, अर्थव्यवस्था। सामाजिक उदारवाद का विकास या कल्याणकारी उदारवाद। एक में स्वतंत्रता, समुदाय के हित, दूसरा संविधानवाद, तीसरा तार्किकता, चौथा कल्याणकारी सकारात्मकता, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नियंत्रण। नव उदारवाद नियो लिबरलिज्म में समतावाद, इगेलिटेरियनिज्म। उदारवाद के समकालीन में नव उदारवाद एवं समुदायवाद, कम्युनिटेरियनिज्म। नव उदारवाद वर्सेज बहुसंस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरलिज्म। चुनौतियाँ क्या हैं उदारवाद और प्रासंगिकता या उपयोगिता या आवश्यकता क्या है। उदारवाद के पृष्ठभूमि कॉन्टेक्स्ट में यूरोपीय इतिहास में उदारवाद की उत्पत्ति शहरीकरण और औद्योगिकरण के बाद उत्पन्न हुई, जहां मध्यकालीन परंपराओं रूढ़ियों को सिरे से खारिज कर दिया गया। जेम्स प्रथम ने राज्य के उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा कि राजा इस पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, और रॉबर्ट फिल्मर ने पैट्रियार्का लिखते हुए कहा कि जिस प्रकार पिता का बच्चे पर स्वाभाविक नियंत्रण, नेचुरल सब्जेक्शन होता है, ठीक उसी प्रकार आम जनता पर भी राजा का नियंत्रण होना चाहिए। उदारवादियों ने इन्हीं मान्यताओं के विरुद्ध अपने विचार दिए। मध्यकालीन में समुदाय का महत्व ज़्यादा, परिवार, धर्म, परंपरा, आस्था। राजनीतिक, राजा और आर्थिक पक्ष में वणिकवाद, मर्चेंडलिज्म। धार्मिक में चर्च या पोप। उदारवाद के विकास या शास्त्रीय उदारवाद। एक में हॉब्स ने भौतिकवादी विचारों को प्रभावी बनाकर उदारवाद का दार्शनिक आधार रखा। यद्यपि हॉब्स उदारवादी नहीं है। हॉब्स ने कहा कि व्यक्ति रेशनल, तार्किक है और स्वार्थी भी है, इसलिए व्यक्ति सदैव अपने हितों की रक्षा का प्रयास करता है। लॉक ने हॉब्स की इन मान्यताओं को स्वीकार किया और उसने कहा कि चर्च या राज्य मानव निर्मित संस्था है, क्योंकि व्यक्ति की विवेक की यह मांग है कि कोई भी हमारे ऊपर शासन करने से पहले हमारी सहमति ले।
लॉक ने कहा कि सभी व्यक्तियों को पैदाइशी जन्मजात प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। लॉक ने कहा कि सभी व्यक्तियों को पैदाइशी जन्मजात प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार शामिल है, और लॉक ने इसी आधार पर राजा की दैवीय सत्ता की चुनौती दे दी। इसी का परिणाम इंग्लैंड में 1688 के गौरवमयी क्रांति का विचार है, जिसमें राजा की निरंकुश तानाशाही शक्तियों का खात्मा कर दिया गया। लॉक ने उदारवाद का प्रतिपादन करते हुए व्यक्ति को केंद्रीय महत्व प्रदान किया, जिसे व्यक्तिवाद भी कहा जाता है। इंग्लैंड में उदारवाद का राजनीतिक आधार रखा गया है, जहां राजा की शक्तियों के विरुद्ध एक जन क्रांति हो गई, और उदारवाद के इसी विचार का प्रयोग अमेरिका में जेफरसन और मेडिसन के द्वारा संविधानवाद के रूप में प्रयुक्त किया गया, जिसके अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार तभी सुरक्षित होंगे जब सरकार की शक्तियां सीमित हो, जिसके लिए संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार करना होगा। संविधानवाद के रूप में उदारवाद को विचारधारा से व्यवस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। संविधानवाद के द्वारा राज्य का विरोध नहीं किया गया, अपितु राज्य की निरंकुश और असीमित शक्तियों का विरोध किया गया। संविधानवाद को व्यवस्थित बनाते हुए लॉक ने शक्ति पृथक्करण का विचार निर्मित किया, जिसे सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू ने और प्रभावी बनाया। संविधानवाद के इसी विचार को टॉमस पेन ने कहा कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। संविधानवाद के अनुसार राज्य के कार्यों को सीमित करते हुए कहा गया, एक में लोक व्यवस्था बनाए रखना, दूसरा बाहरी शत्रुओं से नागरिक की रक्षा करना, तीसरा समझौते की स्वतंत्रता को बनाए रखना। संविधानवाद में एक में निरंकुश राज्य बल और शक्ति के आधार पर शासन, दूसरा स्वतंत्रता सीमित, तीसरा शक्तियों का केंद्रीकरण। संविधानवाद में राज्य की शक्तियों को सीमित करना है, तो दूसरा व्यक्ति को स्वतंत्रता या अधिकार दीजिए, तीसरा शक्ति का पृथक्करण में विधायी का कार्यपालिका अलग अराजकता एनार्की। फर्स्ट में राज्य या सरकार की अनुपस्थिति का अभाव, दूसरा विधि या पुलिस न्याय का अभाव, तीसरा स्वतंत्रता या अधिकार या संपत्ति का अभाव। संविधानवाद और व्यक्ति की स्वतंत्रता का तार्किक परिणाम है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्वाभाविक विकास हो जाता है। जैसा लॉक ने स्वयं कहा कि जीवन के अधिकार का अभिप्राय व्यक्ति के द्वारा अपनी क्षमताओं और अपने श्रम का अपने चयन के अनुसार प्रयोग है, और जिस प्रकार व्यक्ति अपनी क्षमता और प्रतिभा का स्वामी है, ठीक उसी प्रकार वो अपनी संपत्ति का भी मालिक है। इसीलिए एडम स्मिथ ने कहा कि राज्य के द्वारा आर्थिक गतिविधि में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था बाजार से संचालित होगी, जिसे अदृश्य हाथ का विचार भी कहा गया। प्रगामी रिग्रेसिव सोपानिकता, एक में यथास्थितिवाद स्टेटस को, दूसरा विषमता, तीसरा परंपराओं प्रथाओं का बड़ा महत्व। प्रगतिशील प्रोग्रेसिव, एक में परिवर्तन, दूसरा भविष्योन्मुखी, तीसरा स्वतंत्रता, चौथा तर्क या विवेक। उदारवादी विचारधारा का व्यवस्था या शासन के रूप में प्रयोग इंग्लैंड एवं अमेरिका में किया गया, परंतु इस उदारवादी व्यवस्था की खामियां रॉयल कमीशन के रिपोर्ट में 1848 में उजागर हुई, जब ये कहा गया कि इंग्लैंड में कार्य करने वाले कोयले के खान की मजदूरों की स्थिति पशु के समान है। राज्य, एक में पुलिस, दूसरा सेना, तीसरा लेसेज फेयर स्टेट, हस्तक्षेपवादी राज्य, लीव अस एलोन। अर्थव्यवस्था में उत्पादन, वितरण, कीमतों का निर्धारण, चौथा कार्य का घंटा अवलिक मजदूरी का निर्धारण। इसी दौरान मार्क्स ने अपने चिंतन में उदारवादी व्यवस्था की कठोर आलोचना करते हुए कहा कि यह पूंजीवादी है, शोषणकारी है, जिसके विध्वंस की आवश्यकता है। परंतु उदारवादी विचारधारा की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी मध्यम मार्गी प्रकृति है। इसीलिए पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पन्न खामियों को दूर करने के लिए उदारवादी विचारक J.S. मिल और T.H. ग्रीन ने शास्त्रीय उदारवादी विचारों में संशोधन किया। कल्याणकारी राज्य का विचार, वेलफेयर स्टेट। हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है कि राज्य का आज्ञा का पालन लोग इसलिए करते हैं क्योंकि राज्य बल प्रयोग करने की सर्वोच्च संस्था है, अथवा राज्य के द्वारा भय और दंड का प्रयोग किया जाता है। इसी मत को क्रेडल टू डेथ स्टेट, जन्म से मृत्यु तक राज्य,
इसी मत को परिवर्तित करते हुए इंग्लैंड के उदारवादी विचारक ग्रीन ने कहा, इच्छा राज्य ग्रीन ने कहा टी.एच. ग्रीन ने कहा, इच्छा राज्य का आधार है। इच्छा विल राज्य का आधार है, बल प्रयोग नहीं, जिसका अभिप्राय है कि व्यक्ति अच्छे नैतिक जीवन का विकास करना चाहता है और राज्य के द्वारा शिक्षा स्वास्थ्य प्रदान किया जाएगा और गरीबी निरक्षरता और मद्यपान को समाप्त किया जाएगा। इसी को व्यक्त करते हुए टी.एच. ग्रीन ने कहा कि राज्य का कार्य बाधाओं को बाधित करना है, हिंडरिंग टू हिंडरस ऑफ गुड लाइफ, जिसके अनुसार राज्य नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा और यहीं से कल्याणकारी राज्य का विचार उत्पन्न हुआ। अतः राज्य एक आवश्यक अच्छाई बन गया और टी.एच. ग्रीन ने व्यक्ति के बजाय समुदाय को ज़्यादा महत्व दिया, इसीलिए अनुवादी विचार को भी अस्वीकार कर दिया। जे.एस. मिल ने अपनी रचना पॉलिटिकल इकोनॉमी में लिखते हुए कहा कि समाज में सभी की परिस्थितियां एक समान नहीं होती, इसीलिए राज्य को सामाजिक कार्य के लिए प्रगतिशील करारोपण आरोपित करना चाहिए, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। कल्याणकारी राज्य के आर्थिक पक्ष का जोरदार समर्थन करते हुए जेम्स मेनार्ड किन्स ने कहा कि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली विसंगतिपूर्ण है, जिसके कारण 1930 के दशक की आर्थिक मंदी उत्पन्न हुई, इसीलिए राज्य के द्वारा आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अमेरिका एंड इंग्लैंड में कल्याणकारी राज्य का व्यवहारिक प्रयोग। फर्स्ट, इंग्लैंड में 1942 की बेब्रिज रिपोर्ट के द्वारा कल्याणकारी राज्य का व्यवहारिक प्रयोग किया गया और इसी रिपोर्ट के माध्यम से यह कहा गया कि समाज में मूल 5 समस्या विद्यमान है जिसे समाप्त करने की आवश्यकता है। 1 में अभाव, दूसरा बीमारी, तीसरा अज्ञानता, चौथा गंदगी, 5 में आइडलनेस आलस्य। इंग्लैंड के कल्याणकारी राज्य के विचार में समाज में विद्यमान आर्थिक असमानता या विषमता को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित 2 माध्यम अपनाए गए। 1 में प्रमुख महत्वपूर्ण उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण, दूसरा प्रगतिशील करारोपण। अमेरिका में कल्याणकारी राज्य के विचार में राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन कभी नहीं किया गया, अपितु प्रगतिशील करारोपण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के उपाय को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन ने ग्रेट सोसाइटी का नारा दिया तथा राष्ट्रपति केनेडी के द्वारा इसी कल्याणकारी राज्य के विचार को न्यू फ्रंटियर का नाम दिया और बाद में राष्ट्रपति ओबामा के द्वारा ओबामा केयर के नाम पर आम लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करने पर बल दिया गया। भारत में कल्याणकारी राज्य के ब्रिटिश मॉडल को अपनाया गया, जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत पर बल दिया गया। सामाजिक उदारवाद के द्वारा इस विचारधारा को समूचे समाज के लिए प्रासंगिक बनाने का कार्य किया गया, परंतु मार्क्सवादी कल्याणकारी राज्य के विचार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मार्क्सवादी इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के शोषण को छुपाने का माध्यम बताते हैं, जबकि उदारवाद ने पूंजीवाद और साम्यवाद के विकास के बीच का विकल्प स्वीकार करते हुए कल्याणकारी राज्य का विचार दिया। लिबरलिज्म 1945 में वेलफेयर 1945 में यूएसए प्लस ब्रिटेन। कल्याणकारी राज्य में 1 में संविधानवाद, दूसरा स्वतंत्रता लोकतंत्र, तीसरा चौथा प्रतिस्पर्धी दलीय प्रभावी। जर्मनी प्लस इटली में फांसीवाद कल्याणकारी, एक फांसीवादी कल्याणकारी कैसे, 1 में एक दलीय व्यवस्था, दूसरा अनुशासन कर्तव्य, तीसरा व्यक्ति पूजा। फिल्म, चर्च पर शिक्षा, मीडिया। सोवियत संघ में साम्यवादी शासन, एक दलीय शासन, दूसरा अनुशासन या कर्तव्य, तीसरा व्यक्ति में शक्ति का केंद्रीकरण था। उत्पादन, अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण। मीडिया, उत्पादन, अर्थव्यवस्था, मीडिया, प्रेस, शिक्षा, सब चीज पर राज्य का प्रतिबंध या नियंत्रण। हायक, गुलामी का मार्ग या आज़ादी खोने का मार्ग। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर। कल्याणकारी राज्य की विसंगतियाँ। फर्स्ट में हायक ने द रोड टू सर्फडम दासता का मार्ग में लिखते हुए कहा कि कल्याणकारी राज्य के विचार में निम्नलिखित विसंगतियाँ व्याप्त है। 1 में कल्याणकारी राज्य के नाम पर राज्य के कार्यों का विस्तार हो जाता है, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता अपने आप सीमित हो जाती है। दूसरा, हायक ने कल्याणकारी राज्य की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें सामाजिक सुरक्षा
को बढ़ाने के नाम पर राज्य के कार्यों में वृद्धि की जाती है, जिससे स्वतंत्रता स्वाभाविक रूप में सीमित होगी या समाप्त हो जाएगी। तीसरा, उसने कहा कल्याणकारी राज्य के नाम पर उदारवाद, फांसीवाद और समाजवाद की ओर आगे बढ़ रहा है, जहां स्वतंत्रता की समाप्ति स्वाभाविक है। पाँचवें, कल्याणकारी राज्य के नाम पर केंद्रीकृत आर्थिक प्रणाली और नियोजित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया जाता है, जो अर्थव्यवस्था के संचालन का सबसे खराब तरीका है। छठा, उसने कहा कि कल्याणकारी राज्य के नाम पर राज्य अर्थव्यवस्था में इसलिए हस्तक्षेप करता है क्योंकि अर्थव्यवस्था का संचालन एक जटिल कार्य है। हायक का तर्क इसके ठीक उल्टा है, जिसके अनुसार अर्थव्यवस्था का संचालन जटिल है, इसीलिए यह विकेंद्रीकृत होनी चाहिए, जो केवल बाजारवादी अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर। हायक जैसे नव उदारवादियों ने, जिन्हें उदारवादी या स्वेच्छातंत्रवादी या नवदक्षिण पंथवादी भी लिबर्टेरियन कहा जाता है, क्योंकि ये स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व देते हैं। हायक ने कहा कि राज्य को कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, परंतु यह भी ध्यान रखना होगा कि व्यक्ति राज्य के कल्याण पर पूर्णतः निर्भर न हो। वामपंथी में समाजवादी और दक्षिणपंथी उदारवादी में नवदक्षिण पंथ। अपितु राज्य की कल्याणकारी सुविधाओं का लाभ उठाकर उद्यमी बन सकें। एंटरप्रेन्योरशिप। जो व्यक्ति वंचित और गरीब स्थिति में हैं, उन्हें राज्य की मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होना चाहिए, परंतु यह सुविधा प्राप्त करना उनका अधिकार नहीं है, अपितु उनके दुर्भाग्य के आधार पर प्रदान किया जा रहा है। इसीलिए जो व्यक्ति वंचित है, गरीब है, उसे शोषण का शिकार मानना उचित नहीं है, अपितु वह दुर्भाग्यशाली है। सामाजिक सुरक्षा और स्वतंत्रता। सामाजिक सुरक्षा और स्वतंत्रता। एक में हायक उदारवादी या नव उदारवादी होने के कारण मुक्त समाज ओपन सोसाइटी के समर्थक हैं, जिसका सबसे बड़ा लक्षण है संविधानवाद, स्वतंत्रता एवं विधि का शासन। स्वतंत्रता मुक्त समाज की सबसे बड़ी विशेषता है, जिससे न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, अपितु सामाजिक व्यवस्था का भी विकास होता है। फांसीवादी और साम्यवादी राज्यों में सामाजिक सुरक्षा के नाम पर स्वतंत्रता का दमन कर दिया गया। इसीलिए हायक ने कहा स्वतंत्रता का सबसे प्रभावशाली रूप बाजार में ही विद्यमान होता है, अतः पूंजीवादी के अभाव में स्वतंत्रता की कल्पना संभव नहीं है। राज्य की सीमित भूमिका। एक में नव उदारवादी शास्त्रीय उदारवादियों की मान्यताओं को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, और जिस प्रकार नव उदारवादी चिंतन का आर्थिक आधार हायक ने रखा, जबकि इसकी दार्शनिक आधारों का निर्माण नॉजिक ने किया। उन्होंने 1974 में एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया नामक किताब लिखते हुए कहा कि राज्य के कार्य सीमित होनी चाहिए और राज्य का कार्य केवल नियंत्रणकारी होनी चाहिए, जिससे एक व्यक्ति दूसरे के जीवन का अधिकार पर अतिक्रमण न करे। राज्य का कार्य अर्थव्यवस्था का संचालन कदापि नहीं है। उसने जॉन लॉक के विचार को पुनर्जीवित करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने का असीमित अधिकार है, जिसे आत्म स्वामित्व का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ ऑनरशिप कहा जाता है। इसी का अन्य पर्याय हकदारी के सिद्धांत भी है, प्रिंसिपल ऑफ इंटाइटलमेंट। मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन। आत्म स्वामित्व के इस विचार को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक में प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिभा और क्षमता का स्वामी है, इसीलिए वो अपनी संपत्ति का स्वामी भी बशर्ते एक में संपत्ति का आरंभिक अर्जन वैध होना चाहिए। इनिशियल एक्विजिशन लीगल टाइम लेजिटिमेट। दूसरा, व्यक्ति अपनी संपत्ति का किसी को भी हस्तांतरण कर सकता है। रोलिंग बैक ऑफ स्टेट। कल्याणकारी राज्य की आलोचना। हायक ने कहा कि सामाजिक न्याय एक मरीचिका है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के हित पृथक होते हैं, इसीलिए एक समान वस्तुओं का वितरण सभी के लिए लाभकारी नहीं हो पाता। कल्याणकारी राज्यों के नाम पर राज्यों की शक्तियों में वृद्धि आवश्यक होती है, नौकरशाही का आकार बढ़ जाता है और स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ जाती है। इसीलिए हायक ने कहा राज्य उद्योग और संपदा का स्वामित्व अर्जित न करे, अपितु पूंजीवादी व्यवस्था का नियंत्रण करे। हायक ने यह भी कहा कि यदि राज्य कोई उद्यम चलाना चाहता है तो चला सकता है, बशर्ते राज्य का उस पर एक अधिकार नहीं होना चाहिए, मोनोपोली नहीं होना चाहिए।
हेयक ने प्रगतिशील करारोपण को विधि के समक्ष समानता और समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को प्रतिकूल कहा। नॉजिक ने संसाधनों के वितरण का विरोध करते हुए एक परिवार का उदाहरण दिया जिसमें जो व्यक्ति आय अर्जित कर रहा है उसके संसाधन परिवार के निठल्ले व्यक्ति को बांटा जा रहा है, जिससे आय अर्जित करने वाला व्यक्ति हतोत्साहित हो रहा है और निठल्ले का निठल्लापन बढ़ रहा है। नॉजिक ने इसी तर्क का विस्तार राज्य के लिए भी लागू किया और उसके अनुसार संपत्तिशाली व्यक्तियों पर अनावश्यक करारोपण उसके आत्म स्वामित्व पर आक्रमण है, जिसके अनुसार व्यक्ति की क्षमता और प्रतिभा का प्रयोग दूसरे के भलाई के लिए किया जा रहा है। नव उदारवाद और भूमंडलीकरण, नियो लिबरलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। नव उदारवाद को इंग्लैंड में मार्गरेट थैचर ने तथा अमेरिका में राष्ट्रपति रीगन ने अपनाया। इसीलिए नव उदारवादी नीतियों को थैचरवाद और रीगनवाद के नाम से भी जानते हैं। वर्ष 1989 में वाशिंगटन सहमति कॉन्सेंसस के द्वारा नव उदारवादी आर्थिक नीतियों को वैश्विक स्वीकृति प्राप्त हुई, जिससे उदारवाद भूमंडलीकरण के रूप में परिवर्तित हो गया। और यह संयोग का विषय है कि वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और 1992 में फ्रांसिस फुकुयामा ने सोवियत संघ के विघटन को उदारवादी विचारधारा के वैश्विक विजय के रूप में चित्रित किया। विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी संरचनात्मक समायोजन के माध्यम से नव उदारवाद भूमंडलवाद को बढ़ावा दिया। नोम चॉम्स्की ने पूंजीवाद की आलोचना करते हुए कहा कि इसके द्वारा केवल व्यापारी घरानों के हितों को पूर्ण किया जा रहा है, जिसके लिए मीडिया एक साधन है। नोमी कालेन ने पूंजीवाद की जोरदार आलोचना करते हुए कहा कि इसके द्वारा ब्रांड को महिमामंडित किया जाता है, जिससे उपभोक्तावाद में चरम वृद्धि होती है और पूंजीवाद की इसी लाभ की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप पर्यावरण का विनाश हो गया और हथियारों के अंधाधुंध व्यापार ने मानवता के समक्ष यूक्रेन संकट खड़ा कर दिया है, जिसे आइजनहावर ने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है। समकालीन उदारवाद, कंटेम्परेरी लिबरलिज्म में कांट एक में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में साध्य है। द मैन इज एंड इन इटसेल्फ। तीसरा स्वतंत्रता अधिकार। चौथा अधिकार। पांचवी गरिमा। वाचस्पति नाम। एक में नव उदारवाद, दूसरा समतावाद, इगेलिटेरियनिज्म। बेंथम में फ्रैगमेंट गवर्नमेंट बुक। प्रत्येक व्यक्ति को सुख अधिकतम करना है। दूसरा उपयोगी, तीसरा परिणाम, चौथा राज्य का मूल कार्य, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख या बहुमत का सुख, पांचवें लोगों का कल्याण करना। बुद्ध। सुखी राम नाम। इगेलिटेरियनिज्म, समतावाद। समतावादियों में जॉन रॉल्स का विचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जिन्होंने कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया परंतु स्वतंत्रता, गरिमा और अधिकार को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया। उनके अनुसार राज्य के द्वारा समाज में वंचित वर्गों के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जिसे कल्याण या शुभ गुड का विचार कहा जाता है। वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन में एक में वर्तमान समाज में व्यक्तियों को किस प्रकार की संसाधन, पद, प्रतिष्ठा का वितरण। पुनर्वितरण, रिडिस्ट्रीब्यूशन, एक में परिवर्तित, दूसरा संसाधन, तीसरा पद, चौथा प्रतिष्ठा। रॉल्स के द्वारा संसाधनों के पुनर्वितरण को समर्थन किया गया जो आवश्यकता के आधार पर है, क्योंकि समाज में जब तक सभी लोगों के बीच एक न्यूनतम स्तर पर समानता प्राप्त नहीं होगी तब तक वंचित वर्गों के पक्ष में पुनर्वितरण होगा। परंतु रॉल्स का पुनर्वितरण समाजवादियों की भांति नहीं है, क्योंकि रॉल्स ने कहा कि पुनर्वितरण के नाम पर व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की अनदेखी कभी नहीं की जाएगी। इसीलिए
कभी नहीं की जाएगी। इसीलिए रॉल्स कांट से अत्यधिक प्रभावित हैं, क्योंकि कांट में प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान समान है। यहाँ कांट का विचार नवउदारवादियों से पृथक है, क्योंकि कांट ने संपत्ति को नियंत्रित करने का समर्थन किया है और नवउदारवादी प्रतिभा और क्षमता के आधार पर पुनर्वितरण का समर्थन करते हैं, जबकि रॉल्स ने आवश्यकता के आधार पर पुनर्वितरण का पक्ष लिया। नवउदारवादियों से इस मतभेद के बावजूद निम्नलिखित मुद्दों पर रॉल्स का विचार नवउदारवादियों के समान है। एक में संविधानवाद और लोकतंत्र का समर्थन, दूसरा कांट के विचारों से प्रभावित होकर अधिकार और स्वतंत्रता को प्राथमिकता देना, तीसरा बाजारवादी अर्थव्यवस्था और प्रतिस्पर्धा का समर्थन। रॉल्स ने बेंथम के विचार को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि साम्यवादी और फांसीवादी शासनों में भी कल्याण और सुख पर अत्यधिक बल दिया गया और स्वतंत्रता का दमन हो गया। नव उदारवाद समतावाद, एक में कल्याणकारी राज्य को अस्वीकार, दूसरा प्रतिस्पर्धा, एक में संविधानवाद, दूसरा पूंजीवाद या बाजारवाद, तीसरा स्वतंत्रता या अधिकार, चौथा तार्किकता या व्यक्तिवाद, एक में कल्याणकारी राज्य का समर्थन, नवउदारवाद समतावाद, कल्याणकारी राज्य का समर्थन, दूसरा प्रगतिशील करारोपण का डोरकिन। रॉल्स ने समाज के वंचित वर्गों के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रगतिशील करारोपण का समर्थन किया था। रॉल्स मानते हैं कि समाज में प्रतिभाशाली लोगों को हतोत्साहित न किया जाए, बल्कि प्रतिभाशाली लोगों से संपत्ति लेकर वंचित वर्गों के लिए वितरित किया जाए। और रॉल्स के इसी कल्याणकारी राज्य का व्यवहारिक प्रयोग भारत में सबके साथ सबके विकास के नारे के माध्यम से दिया गया है। अमेरिका में इसे ओबामा केयर के रूप में नामित लागू किया गया है। रॉल्स का तरीका मध्यम मार्गी है और व्यवहारिक है, क्योंकि नॉजिक केवल अमीरों की चिंता करते हैं और मार्क्सवाद में केवल गरीबों और मजदूर वर्गों की चिंता हुई है, जबकि रॉल्स सभी के समावेशन इंक्लूजन की बात करते हैं। डोरकिन समतावाद और कल्याणकारी राज्य के विचार को डोरकिन का समर्थन भी प्राप्त है, जिन्होंने कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया और उन्होंने कहा जो भी समाज में पिछड़ा हुआ वर्ग है वह दुर्भाग्यशाली है। परंतु डोरकिन ने यह भी माना कि समाज में पिछड़ेपन का दो कारण है। एक में ऐसा पिछड़ापन जो व्यक्ति के चयन के परिणाम होता है, एम्बिशन सेंसिटिव चॉइस, दूसरा परिस्थिति जन्म पिछड़ापन, इंडोमेंट सेंसिटिव। डॉर्किन के अनुसार राज्य के द्वारा उन लोगों को सहायता दी जाएगी जो परिस्थिति जन्य विषमता के शिकार हैं। डॉर्किन ने भाग्य को भी दो प्रकार के माना। डॉर्किन ऑप्शन लक चयनात्मक भाग्य, ब्रूट लक कठोर भाग्य। डॉर्किन ने कहा यदि कोई व्यक्ति शेयर बाजार में जोखिम लेता है तो वह उसका ऑप्शन लक है, क्योंकि इस जोखिम के लिए उसने स्वयं चयन किया है। परंतु शारीरिक दुर्घटना कठोर जोखिम का उदाहरण है जो व्यक्ति के चयन का परिणाम नहीं है। इसीलिए डॉर्किन ने पहली बार दिव्यांगों के कल्याण का समर्थन किया और डॉर्किन ने कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए बीमा योजना का समर्थन किया, क्योंकि जो व्यक्ति भी दुर्भाग्यशाली है, विशेष रूप में वह कठोर दुर्भाग्यशाली का शिकार है, उसे बीमा का लाभ प्राप्त होना चाहिए। समुदायवाद कम्युनिटेरियनिज्म। समुदायवादी विचार की उत्पत्ति 1980 के दशक में हुई, जब माइकल सैंडल ने अपनी किताब लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस 1982 को प्रकाशित किया। और यह उल्लेखनीय है कि उदारवादी चिंतन में इतिहास, संस्कृति, धर्म और समुदाय की पूर्णतः अपेक्षा इग्नोर्स की गई है और उदारवादी चिंतन में व्यक्ति को समाज से अलग थलग एक अणु के रूप में चित्रित किया है। किमलिका ने कहा कि टी.एच. ग्रीन के पश्चात उदारवादी चिंतन में समुदाय को पूर्णतः उपेक्षा कर दी गई, क्योंकि उदारवाद को फांसीवाद और मार्क्सवाद से चुनौती प्राप्त हुई, जहाँ समुदाय को प्राथमिकता प्रदान किया गया और व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों का बलिदान पर बल दिया गया है। रूसो का एमिल बुक कॉस्मोपॉलिटनिज्म। समुदायवादी अपनी प्रेरणा अरस्तू और हीगल जैसे विचारकों से प्राप्त करते हैं। समुदायवादियों ने कांट और रॉल्स के मध्य मान्यता पर आपत्ति व्यक्त की है, क्योंकि रॉल्स ने कांट की मान्यता को ही दोहराते हुए कहा कि आत्मन साध्य से पहले है, जबकि माइकल सैंडल ने इसी को
परिवर्तित करते हुए कहा कि साध्य आत्मन से पहले हैं। कांट, मैं हूँ आत्मन, मैं हूँ साध्य से पहले। और यहाँ साध्य का आश्रय समुदाय है और समुदाय में परिवार, विद्यालय, विश्वविद्यालय हैं। उदारवादी व्यक्ति के चयन या स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व देते हैं। इसीलिए हम मान लेते हैं कि व्यक्ति का चयन तार्किक होता है। जबकि सेंडल ने अन्य किताब में लिखते हुए कहा, वाट मनी कैन नॉट बाई द मोरल लिमिट्स ऑफ मार्केट। समुदायवादियों ने उदारवादी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने जिस व्यक्ति का चित्रण किया है वह अनैतिहासिक है, अनुवादी है, अमूर्त और परिप्रेक्ष्य विहीन है। चार्ल्स टेलर ने समुदायवादियों के विचार निर्मित करने में हीगल से प्रेरणा ली। व्यक्तिवादी उदारवादी में एक में अनु की भांति, दूसरा समुदायवादी उदारवादी में सोशल थेसिस में सेल्फ इज सिचुएटेड सेल्फ, व्यक्ति सामाजिक प्राणी, दूसरा सेल्फ इज इम्बेडेड सेल्फ, सेल्फ इज इन एम्बेडेड सेल्फ। चार्ल्स टेलर ने भी यह स्वीकार किया कि व्यक्ति समाज के द्वारा ही निर्मित होता है। व्यक्ति समुदाय से अलग उसका अस्तित्व नहीं है। समुदाय के हित प्राथमिक होते हैं, व्यक्ति के हित नहीं। और व्यक्ति तार्किकता के नाम पर अपने सामाजिक दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति का प्रत्येक चयन तार्किक नहीं होता है, जैसा कि उदारवादी दावा करते हैं। समुदायवादियों में ही न्याय का विचार। सैंडल ने कहा कि न्याय मानव निर्मित विचार नहीं, अपितु अच्छे समुदाय में न्याय अंतर्निहित होता है। जिस प्रकार परिवार में न्याय विद्यमान होता है और यह मानव निर्मित नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपने लक्ष्य और उद्देश्यों का निर्माण स्वयं नहीं करता, अपितु यह समुदाय द्वारा दिया जाता है और व्यक्ति इसे समुदाय में ढूंढता है। हाँ, यह उल्लेखनीय है कि नारीवादी परिवार को न्यायपूर्ण संस्था नहीं मानते। तटस्थ राज्य के विचार का खंडन। चार्ल्स टेलर ने उदारवादियों के इस विचार का जोरदार खंडन किया कि सभी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार चयन के लिए स्वतंत्र है और राज्य की भूमिका ठीक वैसी है जैसे फुटबॉल मैच में रेफरी की भूमिका होती है। अतः राज्य किसी भी जीवन शैली को श्रेष्ठ नहीं बता सकता और प्रत्येक व्यक्ति यह निर्धारित करेगा कि उसके लिए कथा क्या उचित है। जबकि टेलर ने कहा कि समाज में प्रत्येक मूल्यों का महत्व समान नहीं होता, इसीलिए राज्य को सामुदायिक मूल्य को बढ़ावा देनी चाहिए। समुदायवादी भी कल्याणकारी राज्य के समर्थक हैं। समुदायवादी एक में मूल्यों की प्राथमिकता, दूसरा समुदाय के मूल्यों को प्राथमिकता। जटिल समानता का विचार। वाल्जर ने कहा कि उदारवादी कल्याणकारी राज्य के नाम पर एक ही समान वस्तुएं सभी को वितरित करने का प्रयास करते हैं, जबकि वाल्जर ने स्फीयर ऑफ जस्टिस में लिखते हुए कहा कि सामुदायिक संदर्भ में सामाजिक वस्तुएं के मूल्य और से सभी को वितरित करने का प्रयास करते हैं, जबकि वाल्जर ने स्फीयर ऑफ जस्टिस में लिखते हुए कहा कि सामुदायिक संदर्भ में सामाजिक वस्तुएं के मूल्य और अभिप्राय परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, खेल के मैदान में किताब कॉपी की कोई आवश्यकता नहीं होती, जबकि स्कूल या विश्वविद्यालय के लिए कंबल बांटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनका तर्क है कि न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों को खोज एक निरर्थक प्रयास है। समाज के अनेक परिप्रेक्ष्य होते हैं, इसलिए परिवार में भूमिकाओं की अदला बदली हो जाती है और यदि एक सदस्य अधिक आय अर्जित कर रहा है तो उसे दूसरे व्यक्ति के लिए आवंटित किया जाता है, परंतु यह राज्य और सरकार में संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ भूमिकाओं की अदला बदली नहीं हो सकती है। वाल्जर ने कहा कि समाज में उल्क समुदाय के अनेक परिप्रेक्ष्य होते हैं, इसीलिए किसी फिल्मी कार्यक्रमों में अभिनेता को प्राथमिकता दी जा सकती है तथा किसी व्यावसायिक कार्यक्रम में उद्योगपतियों को महत्व दिया जा सकता है। इसीलिए समानता का एक समान विचार संभव नहीं है, परंतु किसी उद्योगपति या फिल्मी हस्ती को किसी शिक्षा या स्वास्थ्य के कार्यक्रम में कोई वरीयता नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो सिद्धांत बाजार के लिए उपयोगी है वह शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में
जैसे क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे, क्योंकि बाजार लाभ और प्रतिस्पर्धा के आधार पर कार्य करता है, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य सभी की मूलभूत आवश्यकता है। निष्कर्ष: समुदायवाद वास्तविक रूप में उदारवाद का ही विस्तार है, जो संविधानवाद, स्वतंत्रता, न्याय जैसे मूल्यों को स्वीकार करता है, परंतु इनका मत है कि स्वतंत्रता, अधिकार और न्याय सामुदायिक मूल्यों से प्राप्त होते हैं। इसीलिए ये पहचान, रिकॉग्निशन और संबद्धता, जुड़ाव, इम्बेडेडनेस पर बल देते हैं, जिसमें संस्कृति, भाषा, इतिहास को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। बहुसंस्कृतिवाद मल्टीकल्चरलिज्म। बहुसंस्कृतिवाद को सुव्यवस्थित रूप में परिभाषित करना कठिन है, परंतु किमलिका ने बहुसंस्कृतिवाद को निम्नलिखित क्षेत्रों से जोड़कर देखने का प्रयास किया: एक में प्रवासी समूहों की संस्कृति या अब्रिजित माइग्रेटेड, दूसरा अल्पसंख्यक राष्ट्रवाद की वैधता, तीसरा नस्लवाद से जुड़े ऐतिहासिक अन्याय, चौथा दास्ता एवं पृथ्वीकरण, पांचवें मूल निवासियों के सांस्कृतिक प्रश्न, छठा समूह प्रतिनिधित्व का विषय, सातवें धार्मिक समूहों की मांग एवं नारीवादी न्याय का मुद्दा। बहुसंस्कृतिवाद का विचार कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका जैसे उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में उत्पन्न हुआ, जहाँ संविधानवाद का विचार अत्यधिक प्रभावी है और सभी नागरिकों के बीच समानता को स्वीकार किया गया है, और राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग, प्रजाति के आधार पर भेदभाव नहीं करता। उदारवादी विचारधारा में बहुसंस्कृतिवाद एक चौंकाने वाला विचार माना जाता है, क्योंकि बहुसंस्कृतिवादी धर्म, प्रजाति, भाषा जैसे मुद्दों को केंद्रीय महत्व दे रहे हैं। यह संयोग का विषय है कि राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में आर्थिक और वर्गीय मुद्दों की तुलना में सांस्कृतिक मुद्दों का महत्व बढ़ रहा है, और बहुसंस्कृतिवाद निम्नलिखित सरोकारों से संबंधित है: एक में पुनर्वितरण की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा पहचान की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, तीसरा प्रतिनिधित्व की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। बहुसंस्कृतिवादी पुनर्वितरण के माध्यम से गरिमा और सम्मान के मुद्दे पर बल दे रहे हैं, क्योंकि इनके अनुसार लोकतांत्रिक राज्यों में जहां राजनीतिक समानता विद्यमान है, नागरिकों के साथ राज्यों के द्वारा भेदभाव नहीं किया जाता, परंतु सांस्कृतिक भेदभाव बना रहता है। और किमलिका ने कहा कि व्यक्ति केवल राजनीतिक समुदाय का सदस्य नहीं होता, वह सांस्कृतिक समुदाय के भी सदस्य हैं, और यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया सांस्कृतिक अधिक्रमता को प्रदर्शित करते हैं। राष्ट्र निर्माण में राज्य का निर्माण में भौतिक सरकार, संविधान, पुलिस, सेना, प्रशासनिक। उदारवादी में विधि के समक्ष समानता, दूसरा समान नागरिक अधिकार, तीसरा भेदभाव का अभाव, चौथा प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान। राष्ट्र के निर्माण में मनोवैज्ञानिक में राष्ट्र के प्रति निष्ठा, दूसरा भावनात्मक लगाव, तीसरा सर्वोच्च निष्ठा, चौथा जाति, धर्म, भाषा, पांचवें सामूहिक पहचान। किमलिका ने कहा कि उदारवादी लोकतांत्रिक राष्ट्र में राष्ट्र निर्माण के नाम पर सदैव विविधताओं को हतोत्साहित किया जाता है, क्योंकि विविधता और विषमता को राष्ट्रीय एकता के प्रति खतरे के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसीलिए कल्याणकारी राज्यों के नाम पर राज्य के द्वारा समान शिक्षा प्रणाली लागू करने का प्रयास किया जाता है, स्वाभाविक रूप में अल्पसंख्यकों के हितों की प्रतिकूल होता है। उदारवादी राज्य यह दावा करता है कि सभी नागरिक एक समान हैं, जिनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, परंतु किमलिका जैसे बहुसंस्कृतिवादी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार के समर्थक है, जैसे मेरियन यंग ने विभेदित नागरिकता का विचार कहा है। नागरिकता का संबंध अधिकारों से होता है, इसीलिए विभेदीकृत नागरिकता के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार प्रदान किए जाएंगे, क्योंकि किमलिका ने कहा कि उदारवादी लोकतांत्रिक राज्यों में भी परोक्ष रूप में बहुसंख्यकों की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है, और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बहुसंस्कृतिवाद को सरकारी नीति के रूप में स्वीकार किया गया। इसीलिए पुनर्वितरणकारी राजनीति का अभिप्राय है अल्पसंख्यकों को भी समान गरिमा और समान के अधिकार दिया जाए, उनके लिए पृथक शिक्षा संस्थाओं का निर्माण हो, जहां उनकी मातृभाषा में निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जा सके। बहुसंस्कृतिवादी पहचान की राजनीति के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के भाषा, धर्म, जाति को मान्यता प्रदान करते हैं, जबकि परंपरागत रूप में पश्चिमी देशों के द्वारा एशियाई संस्कृति को हीन एवं नकारात्मक रूप में चित्रित किया गया।
पहचान की राजनीति को व्यक्त करते हुए राजीव भार्गव ने कहा कि संस्कृतियों के बीच अधिक्रमता या सोपानिकता नहीं होनी चाहिए। बहुसंस्कृतिवादियों का तर्क है कि उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस प्रकार की चुनावी प्रणाली का निर्माण किया गया है उसे अल्पसंख्यकों का बेहतर प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, अपितु अनुपातिक चुनाव प्रणाली के उपयोग के द्वारा अल्पसंख्यकों का बेहतर प्रतिनिधित्व संभव है। उदारवादी लोकतंत्र में राष्ट्र के निर्माण के लिए अल्पसंख्यकों की अपेक्षा करना उचित नहीं है, क्योंकि श्रीलंका में सिंघली ने तमिलों के साथ भेदभाव किया तथा यूक्रेन के द्वारा रूसी भाषियों पर यूक्रेनी भाषा थोपने का प्रयास किया गया, जिससे यूक्रेन में विखंडन पैदा हुआ। जबकि उदारवादी बहुसंस्कृतिवाद के नाम पर राष्ट्र के विखंडन के खतरे को देखने लगते हैं। किमलिका ने बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत अल्पसंख्यक अधिकारों का जोरदार समर्थन किया, परंतु उन्होंने अल्पसंख्यकों को दो भागों में विभाजित किया, एक में मूल अल्पसंख्यक या घरेलू अल्पसंख्यक, दूसरा प्रवासी अल्पसंख्यक। उन्होंने दोनों अल्पसंख्यकों में भेदभाव किया और उनके अनुसार अल्पसंख्यक अधिकार केवल मूल अल्पसंख्यक को प्राप्त होगा, यह प्रवासी अल्पसंख्यकों के लिए नहीं, जिनका अभिप्राय है कि सिख समुदाय के व्यक्ति को कनाडा में अल्पसंख्यक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे क्योंकि वह प्रवासी है, जिसके द्वारा सांस्कृतिक अधिकारों के बजाय भौतिक संपन्नता को प्राथमिक रखते हुए अन्य राज्यों में प्रवास किया। अल्पसंख्यकों के विभाजन पर आपत्ति। भीखू पारिक ने किमलिका को मान्यता को अस्वीकृत कर दिया और इनके अनुसार संस्कृतियों में भी निम्नलिखित प्रकार की विषमता विद्यमान होती है। एक में उप सांस्कृतिक विविधता, सब कल्चरल डाइवर्सिटी, परिप्रेक्ष्यात्मक विविधता, पर्सपेक्टिव डाइवर्सिटी, सामुदायिक विविधता, कम्युनल डाइवर्सिटी। भीखू पारिक ने किसी सांस्कृतिक विविधता के भीतर ही अन्य प्रकार की विविधता पाई जाती है, जैसे गे, लेस्बियन अल्पसंख्यक, जो एक बृहद सांस्कृतिक दायरे में ही अपनी मांग और पहचान का मुद्दा उठाते हैं। परिप्रेक्ष्यात्मक विविधता के अंतर्गत विद्यमान संस्कृति के अंतर्गत संस्कृति के प्रति विरोध का स्वर उठाए जाते हैं अथवा स्थापित संस्कृति की आलोचना होती है, जैसी नारीवादी तीर्थशर्तात्मक संस्कृति के विरुद्ध अपने आवाज़ उठाते हैं। धार्मिक समूहों के द्वारा पंथनिरपेक्ष संस्कृति का आलोचना की जाती है और पर्यावरणविदों के द्वारा भौतिकवादी उपभोक्तावादी संस्कृति की आलोचना की जाती है। सामुदायिक विविधता। भीखू पारिक का मत है रीथिंकिंग मेल्ट कल्चरलिज्म की एक समुदाय के भीतर अन्य समुदाय की मांग उठाई जाती है, जो क्षेत्रीय आधार पर अथवा भाषाई आधार पर संगठित होते हैं, जैसे कनाडा में क्यूबेक में रहने वाले फ्रेंच भाषी अपने लिए अलग की राज्य की मांग करते हैं। एक में राष्ट्र निर्माण पर भीखू पारिक का विचार मेल्टिंग पॉट। उदारवादी राष्ट्र निर्माण। बहुसंस्कृतिवादी सलाद बाउल में खीरा, टमाटर, चुकंदर, प्रेशर कुकर। भीखू पारिक ने किमलिका के उस मत को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यकों के बीच भेदभाव किया है, और उन्होंने राष्ट्र निर्माण के निम्नलिखित प्रतिमानों का उल्लेख किया जिसके द्वारा राजनीतिक एकीकरण होता है। एक में प्रक्रियात्मक प्रोसीड्यूरल, दूसरा नागरिक समावेशन सिविक एंड एसिमिलेशन, तीसरा मिलेट बाजरा मॉडल। एक में प्रक्रियात्मक मॉडल। उनके अनुसार प्रक्रियात्मक मॉडल के अंतर्गत राज्य की भूमिका विभिन्न संस्कृतियों के प्रति तटस्थ होनी चाहिए, क्योंकि सांस्कृतिक विभेद अत्यधिक गहरे होते हैं और राज्य को किसी एक संस्कृति की तुलना में किसी दूसरे संस्कृति की वरीयता नहीं दी जानी चाहिए। दूसरा नागरिक समावेशन। इसके अंतर्गत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में एक विभाजन किया जाता है जहाँ व्यक्ति अपने धर्म, भाषा, संस्कृति का संरक्षण कर सकता है, जो परिवार, विश्वविद्यालय, चर्च के लिए लागू हो सकता है, परंतु सार्वजनिक रूप में राज्य के द्वारा एक समान और निष्पक्ष विधि व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए। उदाहरण के लिए हिजाब को परिवार एवं मस्जिद में पहचान जा सकता है, परंतु संसद में विश्वविद्यालय न्यायालय में इसके पहनने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसा कि फ्रांस में पहले से विद्यमान है। तीसरा मिलेट मॉडल। भीखू पारिक ने सर्वाधिक बल इसी मॉडल पर दिया है जहां राज्य के द्वारा सभी सांस्कृतिक समुदाय की रक्षा की जाएगी और राज्य इनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि इसके विपरीत विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को बढ़ावा दिया जाएगा। उदारवाद और बहुसंस्कृतिवाद के बीच समन्वय। किमलिका ने उदारवाद और बहुसंस्कृतिवाद के बीच समन्वय करने का प्रयास किया, जिनके अनुसार बहुसंस्कृतिवादी दो प्रकार के हैं: अच्छे बहुसंस्कृतिवादी, बुरे
अच्छे बहुसंस्कृतिवादी, बुरे बहुसंस्कृतिवादी। अच्छे बहुसंस्कृतिवादी, बुरे बहुसंस्कृतिवादी। अच्छे बहुसंस्कृतिवादी वो हैं जो अपने सांस्कृतिक मूल्य की रक्षा करते हैं परंतु किसी भी व्यक्ति को उन विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं करते, जबकि किमलिका बुरे बहुसंस्कृतिवाद को स्वीकार नहीं करते जिनके अनुसार समूह की संस्कृति की रक्षा के नाम पर व्यक्ति को बाध्य अथवा विवश किया जाता है। जबकि सेला बिन हबीब ने बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना की है और कॉस्मोपॉलिटनिज्म को स्वीकार किया है, क्योंकि वो संस्कृति की रक्षा के नाम पर महिलाओं को पुनः पराधीन बनाए जाने का षड्यंत्र किया जाएगा। क्वेश्चन, 21वीं शताब्दी में उदारवाद के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। ए में स्वतंत्रता या सामाजिक सुरक्षा, बी में राज्य की भूमिका, सी में व्यक्ति समुदाय, डी में साम्यवादी चीन मूल बारे में। क्वेश्चन, क्या आप इस विचार से सहमत है कि उदारवादी सिद्धांत परमाणुवाद पर आधारित है जबकि समुदायवादी यो की एक सामाजिक स्थापना होती है? अपनी तर्क रेखा प्रस्तुत कीजिए। सोशल थीसिस। शास्त्रीय उदारवाद नव उदारवाद लिखिए। दूसरा 1982 से माइकल सैमुअल की लिखी। अगला क्वेश्चन, उदारवादी चिंतन व्यक्ति और तर्क प्रधानता पर आधारित है क्या? पहचानगत राजनीति के समावेश उदारवाद के साथ संभव है? शास्त्रीय उदारवाद नव उदारवाद 1982 सैंडल। क्वेश्चन, समुदायवाद एवं बहुसंस्कृतिवाद के बीच संबंधों को स्पष्ट करते हुए इनकी सीमा रेखा सीमांकन इनकी कमियां भी बताइए। अगला आंसर में किमलिका ने बहुसंस्कृतिवाद को व्यवस्थित करते हुए कहा, इसके विकास को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। उदारवाद और समुदायवाद के बीच की बहस। तीसरा, उदारवाद और बहुसंस्कृतिवाद के बीच का समायोजन। तीसरा, बहुसंस्कृतिवाद और राष्ट्र निर्माण की चुनौती। नारीवादी महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए इसे प्रतिकूल मानती है, यह कॉस्मोपॉलिटन के विचार के प्रतिकूल है। मार्क्सवाद। मार्क्स के विचार। मार्क्स प्लस लेनिन प्लस स्टालिन प्लस माओ। मार्क्सिज्म। एशियाई मार्क्सवाद। फ्रेंच फेलन की बुक ब्लैक स्किन वाइट मास्क इसे फॉरवर्ड शास्त्र ने किया था। शास्त्र नव मार्क्सवाद में यह वेस्टर्न मार्क्सिज्म। तीसरा, संरचनात्मक मार्क्सवाद। तीसरा, परायेपन का विचार अलगाव। मार्क्सवाद की प्रासंगिकता। मार्क्सवाद दास कैपिटल बुक है। मार्क्सवाद उदारवाद समाज। उदारवाद में समाज संघर्ष तार्किक और समाधान राज्य सरकार। मार्क्सवाद में समाज में संघर्ष आर्थिक के मालिक मजदूर के बीच। समाधान पूंजीवाद का विनाश क्रांति। तार्किक मानव स्वभाव के कारण। आर्थिक मानव अर्थव्यवस्था। राजनीतिक अर्थव्यवस्था। एक में उत्पादन की प्रणाली मोड ऑफ प्रोडक्शन। एक में उत्पादन के संबंध, उत्पादन की शक्तियाँ श्रमिक या मशीन कल पूंजी। उत्पादन का संबंध बराबर सामाजिक संबंध। दूसरा, पूंजीपतियों एवं मजदूरों के बीच का संबंध। सुपर स्ट्रक्चर अधिसंरचना। बेस आधार। एक में मार्क्स ने इतिहास एवं समाज की आर्थिक व्याख्या की। इतिहास समाज को निरंतर परिवर्तनशील माना और इस परिवर्तन का मूल कारण ही अर्थव्यवस्था है। इतिहास के बदलाव के साथ उत्पादन की शक्तियाँ बदल जाती है। जैसे एक में दास युग में दास उत्पादन के साधन थे। तीसरा, सामंतवादी युग में सिर्फ सर्फ किसान उत्पादन के साधन बन गए, जबकि पूंजीवाद के विकास के साथ फैक्ट्री कल कारखानों का उत्पादन के साधन के रूप में विकास हुआ। उत्पादन के साधन बदलने के साथ उत्पादन के संबंध बदल गए। उत्पादन के संबंधों के बदलाव से यह प्रतिशत